नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं और खबर विशेष में बात उपचुनाव के T20 की, क्योंकि उपचुनाव के T20 में प्रचार का शोर अब थम चुका है। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसके लिए कुल 63,68,000 वोटर्स मतदान करेंगे। उपचुनाव के मैदान में दरअसल 355 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें से 12 मंत्री भी चुनाव के मैदान में है। इधर प्रचार का दौर खत्म होने के बाद उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं। कोरोना वायरस के चलते चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश भी जारी किए। वोटिंग के दौरान मतदाता को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना ही होगा। ऐसा अगर नहीं करते पाए जाते हैं तो वोटिंग की इजाजत नहीं होगी। इधर चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान करवाना पुलिस के लिए भी चुनौती है। उपचुनाव के लिए 9,361 पोलिंग बूथ तैयार किए गए, जबकि 1,441 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए। वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए 56,000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि अलग अलग जिलों में 24,003 बैलेट यूनिट, 23,558 कंट्रोल यूनिट, 23,053 वीवीपैट उपलब्ध करवाए गए। अगर शहरवार देखें तो ग्वालियर में 123, ग्वालियर पूर्व में 128, डबरा में 64 मतदान केंद्र बेहद संवेदनशील हैं। इनमें से 156 मतदान केंद्रों पर हिंसा होने की भी आशंका है, इसीलिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इधर ग्वालियर की 3 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन ने इंतजाम पूरे कर लिए हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि कोरोना से घबराएं नहीं और मतदान करना पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। महिलाओं, विकलांगों और सामान्य लोगों के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से व्यवस्थाओं को लेकर खास बातचीत की। जरा देखिए कि प्रशासन ने आपके लिए इंतजाम क्या किए हैं। चुनाव प्रचार अब पूरी तरह खत्म हो गया है और अब प्रशासन की तैयारी है कि ठीक से ज़्यादा मतदान कराया जा सके। मेरे साथ कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतदान का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और जो 2-3 कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी की, स्पेशल कैटेगरी की, उसमें क्या कुछ खास इंतजाम किए? देखिए क्या है, सबसे पहले दिव्यांग और जो 80 ईयर के लोग थे और जो कोविड वाले लोग थे, उनको हमने ऑप्शन दिया था कि आप पोस्टल बैलेट से मतदान करना चाहते हैं या फिर जो है आप पोलिंग स्टेशन पे आके मतदान करना चाहते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने पोस्टल बैलेट चूज किया था, जिनके हमने घर घर जाके वोट डलवाए थे, मतदान करवाया था। और जिन लोगों ने चूज किया था वो मतलब पुलिस स्टेशन पे आके करेंगे, तो उन आने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उन्हें आना चाहिए। और जहाँ तक पुलिस स्टेशन पे व्यवस्थाओं का प्रश्न है, तो वहाँ पे हमने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, वेटिंग सेट बनवाया हुआ है, ताकि किसी को इंतज़ार ना करना पड़े, उन्हें हम आराम से बैठ जाएं, टोकन मिल जाए। वहाँ पे हमने थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करवाई हुई है, हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे, मास्क लगाने के लिए दिए जाएंगे और एक एक करके आदमी अंदर जाएगा। दिव्यांग होगा, कोई वृद्ध होगा, उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 3 लाइनें रहेंगी, लेकिन बहुत छोटी लाइनें, बाकी लोग कुर्सी पे बैठे रहेंगे। तो और हैंड ग्लव्स भी दिए जाएंगे, जिसको बाद में निकाल के डस्टबिन में वो फेंक देंगे। तो इस तरीके से पूरी तरह सुरक्षित मतदान है और हमें विश्वास है कि सब लोग बिना भय, बिना प्रलोभन के निष्पक्ष रूप से अधिक संख्या में मतदान करेंगे। ग्वालियर ज़िले में लगभग कितने मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं इस बार, और उन मतदान केंद्रों में भी क्या इसी तरह के सारे इंतजाम होंगे जो बढ़ाए गए? सभी मतदान केंद्रों पे इस तरीके के इंतजाम होंगे। हमने 285 3 विधानसभाओं में जहां चुनाव होने मतदान केंद्र बढ़ाए हैं। टोटल 1188 मतदान केंद्रों पे मतदान होगा। बिल्कुल, जिला प्रशासन की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, और अब जिम्मेदारी आम नागरिक और आम मतदाताओं की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस चुनाव में भाग लें। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार कुशवाहा के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट ग्वालियर। और बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो मरवाही सीट पर वोटिंग कल होनी है। वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव मैदान में है, तो बीजेपी की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह मैदान में है। 286 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होनी है। 1,91,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मरवाही में मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इस बार ये सीट दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अगर चुनावी रण को देखें तो मिशन 70 के लिए कांग्रेस पार्टी यहां पर हुंकार भर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर विधानसभा में अपने एक विधायक की संख्या बढ़ाना चाहेगी। इसीलिए बीजेपी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है और 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को यह भी साबित करना है कि संगठन के स्तर पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी में दमखम है और चुनाव जीतने के साथ ही आने वाले
तमाम चुनावों के लिए बीजेपी तैयारियां करना चाहेगी। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आदित्य, चूंकि मतदान के लिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है, कल सुबह 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। इस वक्त तक अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो क्या तैयारियां नजर आती हैं चुनाव आयोग की ओर से? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, मैं इस वक्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही यहाँ पर मौजूद हूँ। 3 जगहों को मिलाकर ये जिला बना था, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। कलेक्ट्रेट जो है वो गौरेला में मौजूद है, यहीं पर कलेक्ट्रेट है जहाँ पर मतदान सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। मैं सीधा आपको इस तरफ लिए चलता हूँ जहाँ पर मतदान सामग्रियों का वितरण। देखिए, ये टीमें यहाँ से निकल रही है। 286 मतदान केंद्र हैं टोटल, अगर मैं बात करूँ मरवाही विधानसभा में, और उसी की तैयारियां चल रही है। देखिए, सभी लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं अपनी अपनी जगह। कहाँ पर आपको जाने की जवाबदारी दी गई? विशेषरा जी। कितने वोटर है वहाँ? 675। आपको कहाँ जाने के लिए? विशेषरा। ये देखिए, भारत निर्वाचन आयोग मतदान कंपार्टमेंट, ये देखिए यहाँ से जवाबदारी सौंपी जा रही है। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी, क्योंकि 286 मतदान केंद्र हैं, अलग अलग मतदान केंद्रों पर सबको भेजा जा रहा है। ये टीम है पूरी जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से कहा जाता है जीपीएम, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है इस जिले को। इसी जिले में क्योंकि पहला भी जिला बना है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, और पहला उपचुनाव, मरवाही का उपचुनाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अलॉटमेंट किया जा रहा है, बाकायदा यहाँ पर परिचय पत्र भी दिया जा रहा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं मतदान केंद्रों पर, उनको अलग अलग जवाबदारी सौंपी जा रही है। ये क्या जवाबदारी सौंपी जा रही है सर यहाँ पर? ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो नियुक्त किए गए हैं संवेदनशील बूथों में, उनको यहाँ पास ऑर्डर और आईडी उनको दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो कब तक चलेगी ये प्रक्रिया? ये बस आधे घंटे 1 घंटे में ये सभी अपने अपने बूथ के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, तो सभी अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो जाएंगे यहाँ से। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, ये जिस तरह से यहाँ पर स्थिति नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप, ये चूँकि मरवाही उपचुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्रूशियल उपचुनाव है। इसके पहले हमने दंतेवाड़ा का चुनाव देखा, इसके पहले हमने चित्रकूट का चुनाव देखा, उससे ज़्यादा क्रूशियल ये चुनाव हो गया, क्योंकि तीनों ही दलों की, खासतौर से कांग्रेस की क्योंकि सरकार है, प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की, जो 14 सीटों पर है, अगर वो 1 सीट जीत जाती है तो 15 सीट हो जाएगी। अगर ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं जीत पाती तो फिर से कहीं ना कहीं नेतृत्व पर संकट आएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जनता कांग्रेस, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उसका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। अगर कांग्रेस जीतती है इस चुनाव में तो फिर से जनता कांग्रेस के भविष्य पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराने लग जाएगा। आप ये देख सकते हैं, तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और धीरे धीरे आधे से पौन घंटे में सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। देखिए, ये भी मैं आपको लिए चलता हूँ, चुनाव चिन्ह किस तरह से आवंटित किए गए, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से बताया जाता है कि आपको किस तरह से वोट डलवाना है। पहले इनकी ट्रेनिंग होती है, ये इनको बॉक्स दिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, और इसी तरह से फिर अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर ये अपनी अपनी जवाबदारी जो है वो, जवाबदेही जो है वो निभाते हैं। तो कुल मिलाकर तैयारियां लगभग हो चुकी हैं यहाँ पर। कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, फिर मैं रिपीट करूंगा क्योंकि पहले मतदान का समय छत्तीसगढ़ में सुबह 7 बजे हुआ करता था, इस बार मतदान का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे रखा। हमारे संवाददाता भी हैं रामेश्वर में, भी उनसे बातचीत करूंगा। किस तरह का है ये मरवाही उपचुनाव का इस बार सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें? बिल्कुल नहीं, इस बार यहाँ का मरवाही चुनाव दिलचस्प मोड़ पे है और कल यहाँ मतदान होना है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ की जिला प्रशासन की माने तो यहाँ पूरा सुरक्षा के इंतजाम व्यापक रूप से कर दिए गए हैं। लगभग 1300 के बल यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ से पोलिंग बूथ की जो टीम है उसको रवाना किया जा रहा है। कितने फोर्सेस यहाँ पर लगाई गई, क्या बता रहे हैं कलेक्टर साहब? लगभग 1300 यहाँ फोर्सेस लगा दिए गए हैं, जिन्हें सीआरपीएफ और सीएफ की फोर्सेस तैनात की गई हैं। साथ ही जिला प्रशासन की जो जिला पुलिस बल है उनकी भी बल यहाँ तैनात की गई है। तो देखिए, चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग इस लिहाज से भी है, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये गौरेला इलाका है, और ये इलाका जो है आपको बताना चाहूँगा मरवाही विधानसभा में नहीं आता। पेंड्रा जो इलाका है जहाँ पर रेलवे स्टेशन है, पेंड्रा रोड है, वो इलाका मरवाही विधानसभा में नहीं आता। मरवाही विधानसभा का इलाका इसके आउटर में है, मतलब साफ है कोई जो नेता है जो बाहर के, वो अगर गौरेला में रह सकते हैं, रह जाएंगे तो यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी उनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये मरवाही विधानसभा में नहीं आता। तो बहुत दिलचस्प है ये तीनों जीपीएम जिसे हम कहते हैं, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला, बेहद दिलचस्प चुनाव है और सभी की निगाहें कल सुबह 8 बजे से हैं वोटिंग पे। और 10 तारीख पर जब नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर पर सभी लोगों की निगाहें रहेंगी कि आखिर कांग्रेस की सरकार पर मुहर यहाँ पर लगाया गया है, नया जिला जो बनाया कांग्रेस ने उस पर मुहर लगाया गया है, या फिर 2 साल के कामों को नकारा गया है। ये 10 तारीख को पता चल पाएगा। ठीक है आदित्य।
ठीक है, हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से, आदित्य सिंह हमारे सहयोगी इंदौर से और दीप्ति हमारी सहयोगी भोपाल से जुड़ गई हैं। सबसे पहले दीप्ति आपसे, क्योंकि बहुत दिलचस्प है मध्य प्रदेश का इस बार उपचुनाव, क्योंकि 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन 28 सीटों पर हर राजनीतिक पार्टी ने अपने तरीके से पुरजोर कोशिश की कि वो जनता को अपने पाले में कर सके। अब जनता को सब कुछ तय करना है। क्या नजर आ रहा है अब तक के पूरे चुनाव को, अगर हम प्रचार के तौर पर तोलने की कोशिश करें, आंकने की कोशिश करें तो? देखिए, तौलने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी चीज़ तो तौलने में ये हम सोच सकते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की जो तासीर है इतने सालों में अनुराग, वो ये रही है कि ज़्यादातर सरकारें भी एक दल की बनती हैं। हालांकि संवित सरकार बहुत पहले कभी किसी समय बना करी थी, सरकारें एक दल की बनती हैं। आमतौर पे कोलिशन गवर्नमेंट जैसा कोई वो नहीं है और ज़्यादातर ऐसा छोटे दलों का प्रेजेंस बहुत कम है। सपा बसपा जैसे दल भी हैं तो वो भी विंध्य और ग्वालियर चंबल या बुंदेलखंड जैसे इलाके में जहाँ पर जातिगत समीकरणों का बड़ा असर होता है राजनीति पे। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में इतने बड़े पैमाने पर दल बदल पहली बार हुआ है और उसी दल बदल को फोकस करके कांग्रेस ने कैंपेनिंग करी है। अब इन चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग ये होगा कि भाई बीजेपी के 15 साल का राज पसंद आया था, जनता क्या बीजेपी को ही पसंद कर रही है और बीजेपी से जो 15 महीने का गैप था या फिर कांग्रेस के नए तौर तरीके को, उनके सरकार को जनता ने पसंद किया। और तीसरा इन सबसे बड़ा जो मैं आपको बोल रही हूँ कि मध्य प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे दल बदल कभी नहीं हुआ। कुल मिला के इस पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश की राजनीति पूरी बदली हुई है। अब जनता ने इस बदली हुई राजनीति को कितना एक्सेप्ट किया ये इन चुनाव के नतीजों में पता चलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर बीजेपी की अच्छी जीत होती है, देखिए बीजेपी बहुमत के पास है, काफ़ी पास है, तो सरकार बनाना तो बहुत आसान है, मतलब सरकार को चलाते रहना बहुत आसान है। लेकिन कांग्रेस कितनी सीटें पाती है, मध्य प्रदेश की जनता ने इस तरह की बदली हुई राजनीति को कितना पसंद किया। तो अगर आकलन की बात करें तो आकलन सिर्फ इसी बात पर टिका हुआ है कि मध्य प्रदेश की जनता ने इतने बड़े दल बदल को, इतने बड़े परिवर्तन को और मध्य प्रदेश की राजनीति जो आमतौर पर एक ही करवट उठ बैठता है, कोरोना का ये समय है और नियम, क्योंकि वोटिंग में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और कितना, अगर वोटिंग बम्पर होती है, क्योंकि उससे राजनीतिक जो पंडित हैं वो बहुत सारे अनुमान पहले लगाने की कोशिश किया करते हैं। अगर बम्पर वोटिंग होती है तो क्या सत्तासीन पार्टी के फेवर में उसे माना जाए, वोटिंग कम होती है तो क्या सत्तासीन पार्टी के खिलाफ माना जाए, किस तरह से उन तमाम समीकरणों को बैठाया जाएगा? देखिए, ये आमतौर पे इस तरह के समीकरण या राजनीतिक पंडित पहले ये देखा करते थे कि अगर बम्पर वोटिंग हुई है इसका मतलब जनता जो है सरकार बदलना चाह रही है, अगर वोटिंग कम हुई है तो जनता को बहुत इंटरेस्ट नहीं है, जो सरकार नहीं बन रही है उसमें जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसे पसंद कर रही है। तो इस तरह के बहुत सारे गणित और बहुत सारे इक्वेशंस जो पहले चलते रहे, लेकिन जब जब चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं अब, और ख़ास तौर पर अनुराग, ये जो चुनाव है ये बहुत बदली हुई राजनीति के चुनाव हैं, ये बदले हुए वोटर के बीच के चुनाव हैं। तो इस समय अब इस तरह के सारे आकलन बहुत मायने नहीं रख पाते हैं। बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि वोटिंग ज़्यादा हुई तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि कई बार इस तरह की धारणाएं या इस तरह के इक्वेशंस गलत साबित हो चुके हैं। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश में अब अगर हम कोरोना के आंकड़े देखें तो काफ़ी कम हो चुके हैं और जिस तरीके से कैंपेनिंग में पब्लिक निकल कर आई, जितना रोड शो में निकल कर आई, सभाओं में आई, उससे बड़ा साफ है कि कम से कम कोरोना का बहुत असर तो नहीं देखने को मिलेगा वोटिंग पे और वोट परसेंटेज पे। दूसरा क्या है कि जनरली कोरोना का असर नहीं देखने को मिलेगा, कोरोना काफ़ी कम हो गया तो निश्चित ही वो जो इक्वेशन है उन पे बात हो सकती है, लेकिन तब भी वो इक्वेशन कई बार इतने फेल हो चुके हैं कि वो अब सटीक नहीं बैठते। जैसे पहले कहा जाता था कि एग्जिट पोल बीच में सटीक नहीं बैठते थे, लेकिन अब बैठने लगे क्योंकि अब जनता पब्लिक बहुत खुलकर सरकार के लिए बोलने लगी, जो शायद पहले डरा करती थी, नहीं बोलती थी। तो उस तरह के किसी इक्वेशन पर जाना मुझे लगता है कि शायद बहुत एक्यूरेट नहीं होगा। हालांकि ये माना जाता है कि अगर बम्पर वोटिंग हुई है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होगा, ज्यादा वोट परसेंटेज रहा तो, क्योंकि कोरोना को लेकर लोगों के जहन में कुछ न कुछ भ्रांतियां, कुछ न कुछ सोच जरूर होंगी। इन सब चीजों के बीच में प्रशासन को यह भी बताना है कि हम लोगों ने जो तैयारियां की हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल हैं और इससे लोग अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। क्या तैयारियां ग्राउंड स्तर पर ग्वालियर चंबल के इलाकों में पोलिंग बूथ पर नजर आ रही हैं? चर्चा में है क्योंकि यहाँ 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 16 विधानसभा सीटों में ग्वालियर की 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों की तीनों हाई प्रोफाइल सीटें हैं।
एक सीट पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, दूसरी सीट पर मंत्री इमरती देवी हैं और तीसरी सीट पर मुन्ना लाल गोयल हैं। लेकिन इस सीट पर इससे पहले माया सिंह और अनूप मिश्रा भी चुनाव जीत चुके हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तीनों की तीनों हाई प्रोफाइल सीट है। फिलहाल तो मैं उस प्रशासनिक व्यवस्था में हूं ग्वालियर के MLB कॉलेज में, जहां से मतदान की पूरी तैयारी की जा रही है, यानी EVM और VVPAT के अलावा जो जरूरत की सामग्री है उसको वितरित किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात तो यह है अनुराग की अभी तक लगभग 80% सामग्री वितरित की जा चुकी है। मेरे साथ ADM किशोर कान्याल हैं जो इस व्यवस्था में शामिल है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी तो लगभग 12 सवा 12 ही बजे हैं और 80% आप बता रहे सामग्री वितरित होगी। पूरा सिस्टम क्या है, कैसे रिपोर्टिंग करेंगे लोग पहुंचने की? देखिए, जैसे ही हमारे यहाँ से सामग्री वितरण होता जा रहा है वैसे वैसे लोग अपने बसों में बैठ रहे हैं और बसें हमारी रवाना प्रारंभ होगी। जस्ट अभी पहली बस हमारी स्टार्ट हुई है। हमें उम्मीद है कि हम 2 से 3 घंटे के अंदर हमारी सारी बसें यहाँ से रवाना हो जाएंगी। उसके बाद हमारे जब दल वहाँ पहुँच जाता है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है हमारी रिपोर्टिंग करते हैं ओके कि सारे दल हमारे पहुँच गए हैं। मतदान दलों के अंदर, मतदान दल के बाहर हम लोगों ने जैसा आपको बताया था कि कोविड को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जब भी हमारा मतदाता मतदान केंद्र में आएगा तो उनका स्कैनिंग किया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग करने के पश्चात उनका हाथों पर सैनिटाइज किया जाएगा। यदि उन्होंने मास्क नहीं पहना तो उनको मास्क प्रोवाइड किया जाएगा। मतदान दल के अंदर जैसे ही एंटर करेंगे उनको ग्लव्स दिया जाएगा। इसी प्रकार 1000 से ज़्यादा जो हमारे मतदान केंद्र थे वहाँ पर वोटर्स की संख्या को के हिसाब से हमने एक सहायक मतदान केंद्र बना दिया है। तो अब भीड़ भी उम्मीद है कम लगेगी। इसके अलावा हमने 3 रो वहाँ पे बनाई है मतदान केंद्र के बाहर, मेल, फीमेल और दिव्यांग और 80 से ऊपर के लोगों के लिए। जैसे जैसे ज़्यादा संख्या आएगी वहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट किया गया है ताकि मतदाताओं को वहाँ पे खड़े होकर परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि मतदान दल केंद्र के अंदर उसके बाहर संपूर्ण व्यवस्था करें। हमारा यदि कोई भी मतदाता ऐसा जो पॉजिटिव है, संक्रमित है, होम क्वारंटाइन है, वोट डालना चाहता है उसके लिए लास्ट 1 आवर की व्यवस्था की गई है। मतदान कर्मी के लिए हम लोगों ने PP किट दी है, प्लस एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए उनको फेस शील्ड भी दिया हुआ है। तो हमारे मतदान कर्मी भी फुली प्रोटेक्टेड हैं, हमारे मतदाता भी फुली प्रोटेक्टेड हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा जो मतदान प्रतिशत है इस बार पिछली बार की संख्या में ज़्यादा बढ़ेगा, इसके बावजूद भी कोविड है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए मैं बता दूं अनुराग कि ग्वालियर में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों में 1188 मतदान केंद्र बनाए गए हैं कुल, जिसमें 288 की संख्या इस समय बढ़ा दी गई, यानी कुल 288 हैं और लगभग 8,30,000 से ज्यादा मतदाता इन तीनों विधानसभा सीटों पर फैसला करेंगे। सीटों को लेकर बातचीत आपसे होती रहेगी और तमाम तैयारियों को लेकर भी चर्चा हम करते रहेंगे। इंदौर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी आदित्य सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए। इंदौर की बात की जाए आदित्य, सांवेर वो एक हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू के बीच मुकाबला होना है। चुनाव के बीच तो बहुत रस्साकशी हमने देखी, लेकिन आयोग के तैयारियों की बात की जाए वहां पर तो क्या तैयारियां मालवा के क्षेत्र में नजर आती है तमाम पोलिंग बूथ पर, और अगर पहले के और अब की तुलना की जाए कितना बदलाव हो गया है और लोग उसमें किस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे खुद को? देखिए, निश्चित रूप से अनुराग बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है और बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त सांवेर विधानसभा के बूथ क्रमांक 41, 42 और 43 पर मौजूद हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी समय तक बूथ अधिकारियों को रोकने की कोशिश की कि शायद उनका मौका मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी उनका चांस नहीं आया है और उनको निकलना पड़ा। अफसोस इस बात का रहेगा। बहरहाल आपको तस्वीरें ज़रूर दिखाता हूँ यहाँ पर। ये तस्वीरें सीधे तौर पर सांवेर के बूथ की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला चुनाव और अब के चुनाव में जो कोरोना काल में हो रहा है उसमें क्या फ़र्क है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। अनुराग, यहाँ पर 3 पोलिंग बूथ हैं मतदान केंद्र के अंदर, 41, 40, 41 और 42। और इस पोलिंग बूथ के अंदर यहाँ पर तकरीबन 1700 के आसपास मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। और नई व्यवस्थाओं के लिहाज से बात की जाए तो आप देख सकते हैं अनुराग कि पहले से अलग यहाँ पर पूरे टेंट लगाए गए हैं और कुर्सियों की व्यवस्था यहाँ पर बैठने के लिए की गई है। अमूमन जो मतदाता है उसे इस बार बड़े धैर्य का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि क्या 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इसका पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है पोलिंग बूथ पर कि बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मतदान नहीं करने दिया जाएगा और 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी। मतदान का समय वही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन सांवेर में 300 जो है इस तरह के पोलिंग बूथ और मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
मतदान केंद्र के अंदर आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस तरह के गोले आप देख सकते हैं अनुराग, ये गोले यहाँ पर बनाए गए हैं और इन गोलों के साथ में आगे आप देखेंगे 2 गज की दूरी पर दूसरा गोला है, यानी कि इतना फासला, जो आप यहाँ से यहाँ तक का फासला देख रहे हैं। अमूमन पिछले चुनावों में भीड़ जो होती थी वो एक दूसरे से सट के लगती थी, यानी एक दूसरे से चिपके लोग होते थे और मतदान करने के लिए लाइनें लगती थी, लेकिन इस बार ये लाइनें बहुत दूरी से होंगी, इसलिए समय लग सकता है। हालांकि मतदान केंद्र को भी बढ़ाया गया है पिछले मतदान केंद्रों की तुलना में। उसके बाद यहाँ पर मतदाता पहुँचेगा और मतदाता यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस तरह यहाँ पर पोलिंग बूथ के अंदर जाएगा, जहाँ पर ईवीएम मशीनें होंगी और यहाँ पर वो अपने मत का इस्तेमाल करेगा। तो कुल मिलाकर अनुराग, उसके पानी से लेकर, उसके पानी पीने से लेकर उसके हाथ सैनिटाइजिंग करने की व्यवस्था भी मुकम्मल की गई है। चुनाव आयोग की टीम के साथ, यानी इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम के साथ कोविड मैनेजमेंट की टीम को भी लगाया गया है। अनुराग, आपको बताना चाहूँगा कि कोविड मैनेजमेंट की टीम जो है वो बाहर भी रहेगी और अंदर भी रहेगी, दोनों तरफ रहेगी। इस वक्त हमारे साथ मतदान केंद्र से जुड़े अधिकारी, उनसे जानते हैं किस तरह की व्यवस्था रहेगी यहाँ पे। यहाँ सर 90 कोविड का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो भी मतदाता आता है उसको पहले सैनिटाइज किया जाएगा और गोले के अनुसार ही अंदर जाने दिया जाएगा। अच्छा सर, क्या मतदान का समय रहेगा, कितने मतदाता यहाँ पर आएंगे और क्या लग रहा है कि इतना समय में हो पाएगा क्या मतदान इस समय? सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक का समय है और इस बीच बराबर बाहर बैठने की व्यवस्था है और जिन लोगों का टोकन आता जाएगा वो लोग लाइन में लगते हुए अपना मतदान करेंगे और सभी को कोविड का नियम का पालन करते हुए मास्क दिए जाएंगे, हाथ में एक ग्लव्स दिया जाएगा और ग्लव्स वापस उसको बाहर डिस्ट्रॉय में डालना है। अनुराग, कोविड के नियमों का पालन करते हुए मतदान होगा, लेकिन अनुराग सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बड़े बुजुर्गों के साथ भी दिक्कत आ सकती है। क्या बड़े बुजुर्ग जो आते हैं उन लोग के साथ क्या स्थिति रहेगी, जो पेशेंट्स हैं उन लोगों के साथ क्या विशेष इंतजाम, डॉक्टर की टीम वगैरह लगाई गई है? हाँ, डॉक्टर की टीम है सर। दूसरी बात, पेशेंट्स के लिए अलग से क्यों लगा रहेगा? जैसे अपने को कोई पेशेंट है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं, वैसे तो सर एक्चुअली 80% बुजुर्गों के मतदान पहले से हो चुके हैं। जो बुजुर्ग के बच्चे हैं वो हमारे पास काउंटिंग है, उनकी अलग से क्यों लगी रहेगी? वो क्यों में उनको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, उनको कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए उनका वोटिंग सबसे पहले कराया जाएगा। क्या मानते हैं किस तरह के हालात हैं इसमें, कितने बूथ और पूरे इलाके में कितने, सांवेर नगर में कितने वो हैं और कैसे टाइम मैनेजमेंट को आप पूरा कर पाएंगे? सर, पूरे सांवेर नगर परिषद के अंदर 18 बूथ बनाए हुए हैं और 18 बूथ में जब पहले पूर्व में मतदान हुआ है उनमें जिस बूथ पर 1000 वोटर से ज़्यादा वोटिंग थी वहाँ के बूथ को ब्रेक किया गया है और उसको 1000 से कम किया गया है। अभी पूरे सांवेर में एवरेज 700 के कम वोटर आ रहे हैं, कहीं 700 है, कहीं 800 है, कहीं 900 है, कहीं 500 के आसपास है। तो कुल मिलाकर आदित्य कहा जा सकता है कि सांवेर की सीट को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी हो गई हैं और ये तैयारियां मुकम्मल हो गई। तो लोगों के बीच में भी एक मैसेज है कि आप लोग अपने घरों से ये सोचते हुए कि आप सुरक्षित मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे, सुरक्षित वापस आएंगे, मतदान कर सकते हैं। आदित्य, बहुत अहम जानकारियां आपने वहां से दी। दीप्ति, लेकिन अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, हमारे सहयोगी जो अलग अलग बूथों से तमाम अधिकारियों से बातचीत करें, वो सुनिश्चित करवा रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें जो है वो मुकम्मल कर ली हैं, लोगों को निश्चिंत होकर पोलिंग बूथ तक पहुंचना है। लेकिन कोविड के समय में लोगों से उन तमाम नियमों का पालन करवाना है, क्योंकि इससे पहले नेताओं के लिए भी नियम बनाए गए थे, वो रैलियों में टूटते हुए नजर आए। लोगों से नियमों का पालन करवाना कितनी बड़ी चुनौती नजर आता है? देखिए, मुझे लगता है अनुराग की वोटिंग के समय तो ये शायद बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे शायद इसलिए नहीं हो क्योंकि एक तो कि लंबी लाइन या भीड़ जैसी स्थितियां नहीं हैं, दूसरा जो भी पोलिंग एजेंट जिस भी पार्टी का बैठा होगा उसको भी बहुत खास इंस्ट्रक्शन होंगे कि आपको इनके सबके नियम के पालन करवाना है। और हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ ये भी तैयार कर रखा हो कि अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो उसके लिए जिम्मेदार कमीशन तो होगा, वो जनता तो होगी, लेकिन क्या साथ में इसकी कोई जिम्मेदारी उन पोलिंग एजेंट्स की भी दी जा रही है जो बाहर चेक करते हैं, उनको पर्ची पे नंबर बताते हैं कि कहाँ पे आपको वोट करने जाना है? तो मुझे लगता है कि वहाँ पर शायद नियमों का पालन इसलिए कराया जा सकता है क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल सिर्फ वोट डलाने के लिए या उन लोगों की वो मदद के लिए वहाँ पर रहते हैं जो पोलिंग एजेंट होते हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के भी जो ऑफिसर्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, वो भी नियमों के पालन के लिए जो है कड़ाई से ध्यान देंगे, तो वहाँ नियमों का पालन कराना शायद कठिन नहीं होगा। हालांकि राजनीतिक रैलियों में यह आसान भी नहीं था और किसी नेता ने इस बात को माना भी नहीं, जिसमें लगातार कहा गया था, कोर्ट ने अपना एक फैसला भी दिया था जिस पर आगे कुछ नहीं हुआ। तो रैलियों में तो बिल्कुल ही ये पालन नहीं हुआ, ना सभाओं में किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि लोग अगर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे दीप्ति तो वहाँ पर तस्वीरें अलग नजर आएंगी और राजनेताओं के लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज होगा।
बहरहाल लोग घरों से निकले निश्चिंत होकर, इसको भी सुनिश्चित करना होगा। तो बात उपचुनाव की T20 की हो रही है, और उपचुनाव चाहे वो मध्य प्रदेश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, अपने आप में बहुत खास है। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां सत्ता की मजबूती इस बार के उपचुनाव से पता चलेगी, ये पता चलेगा कि क्या इस उपचुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मरवाही सीट को जीतकर हर राजनीतिक पार्टी अपने राजनीतिक वर्चस्व को और ज्यादा ऊपर दिखाना चाहती है। ऐसे में तमाम राजनीतिक हालातों पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल शाम चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। राजनीतिक पार्टियों के हाथ में अब कुछ नहीं है, जनता सब कुछ तय करेगी। और ऐसे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस जनता के लिए व्यवस्थाएं आखिर क्या हैं और राजनीतिक समीकरण किस तरह से और नजर आते हैं। बहुत जल्दी से आदित्य आपके पास आ जाते हैं, संक्षेप में वहां पर कलेक्टर आपके साथ मौजूद हैं, जरा व्यवस्थाओं को लेकर बात कीजिए। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मरवाही, पेंड्रा, गौरेला ये जिला है, इनके कलेक्टर है डोमन सिंह साहब, मैं उनसे सीधा बात करता हूँ। चुनाव है सर, सुबह 8 बजे से वोटिंग होगी, क्या तैयारियां हैं, कितने बूथ हैं और कितने अति संवेदनशील और किस प्रकार का डिप्लॉयमेंट है? जैसे कल मतदान का दिवस निर्धारित है, हमारे मरवाही विधानसभा क्षेत्र में 1,91,000 वोटर हैं और 286 मतदान केंद्रों में हम लोगों ने दल रवाना कर दिया है। कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने दल रवानगी 2 दिनों में किया है। 146 मतदान अधिकारियों को हम लोगों ने कल रवाना किया और बाकी 140 को आज हम लोगों ने रवाना किया, ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। आदित्य, रोक रहे हैं आपको इस वक्त। जिन किसानों के नाम केंद्र को भेजते थे ताकि उनके खाते में पैसा आते, आपने नाम नहीं भेजे। मैंने 77 लाख नाम की सूची बना के प्रधानमंत्री जी को भेजी, आपने पाप किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान गरीबों को मिलने थे, वो मकान गरीबों से छीन लिए, आपने पाप किया। पिछले साल फसल खराब हुई थी किसानों की, वो खराब फसल के 5,000 करोड़ रुपया बनते थे, आपने किसानों के खाते में पैसे नहीं डाले। आपने पाप किया। फसल बीमा योजना के जो प्रीमियम की राशि 2200 करोड़ रुपया जमा करनी थी, आपने जमा नहीं की और इसलिए किसान के खाते में पैसा नहीं आया फसल बीमा योजना का। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव कलेक्टर डोमन सिंह से लगातार बातचीत करें। आदित्य, बिल्कुल, देखिए अनुराग जी, मैं सीधा बात करूंगा, डोमन सिंह साहब मेरे साथ हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात इसलिए बहुत हॉट सीट बनी हुई है, 2 उपचुनाव इसके पहले भी हमने देखे, लेकिन ये उपचुनाव कुछ ज़्यादा ही खास है। मतदान के लिए हम लोगों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, दलों को रवाना कर दिया है, पर्याप्त संख्या में फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया गया है, माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। 126 मतदान केंद्रों को हम लोगों ने संवेदनशील के रूप में चिन्हित करके रखा हुआ है, जहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर, वेबकास्टिंग, पुलिस बल की विशेष व्यवस्था और डिजिटल कैमरा से भी हम लोग वहाँ के चित्रों को लेंगे। इसके साथ साथ कोरोना का फैलाव ना हो, इस पर विशेष ध्यान देते हुए सभी मतदाताओं को जो मतदान करने आएंगे उनको सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स उपलब्ध कराया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश थे, जिसकी व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार सभी मतदान अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को जो बूथ में काम करेंगे, उनके लिए सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क की व्यवस्था की गई है। जो कर्मचारी ड्यूटी में हैं और विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, उनके लिए निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र EDC उन्हें जारी किया गया है। इसी प्रकार आयोग के निर्देश थे कि 80+ के अधिक बुजुर्ग के लिए और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था करनी थी, जिसमें भी हम लोगों ने पोस्टल बैलेट में लगभग 1,000 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है और सभी तैयारियां पूरी हैं और हमारे दल रवाना हो चुके हैं। मरवाही उपचुनाव अगर मैं बात करूं, कोविड काल के समय ही हो रहा है, पहली बार ऐसा उपचुनाव हो रहा है कहीं पर भी, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें चाहे बिहार की बात कर लें। कुछ अलग से एहतियात जारी किए गए हैं, चूंकि भीड़ कितनी आती, क्योंकि लोग थोड़ा सा पैनिक भी हो रहे हैं बाहर निकलने के लिए, वोट करने के लिए, तो लोगों को किस प्रकार से अपील की गई कि वो मतदान केंद्रों तक पहुँचे? वैसे इस जिले में अन्य जिलों की तुलना में संक्रमण कम है, लेकिन सावधानी पूरी तरह बरती जा रही है। जैसे मतदान केंद्रों में 2 बार सैनिटाइजर किया जाएगा मतदान दल के पहुंचने के पहले, और मतदान समाप्ति के पश्चात फिर से 1 बार सैनिटाइजर किया जाएगा। दलों को रवाना 2 दिनों में किया गया था ताकि भीड़ ना हो, लोग संक्रमित ना हो, तमाम व्यवस्थाएं की गई है।
बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं पूरी हैं। मरवाही के लिए, मरवाही की जनता वोट के लिए तैयार है और बहुत दिलचस्प भी इसलिए क्योंकि पहली बार कोविड के समय कोई उपचुनाव हो रहा है या चुनाव हो रहा है। बिहार का हम देख लें, मध्य प्रदेश का उपचुनाव, छत्तीसगढ़ का उपचुनाव महत्वपूर्ण है, डिप्लॉयमेंट भी काफी है, शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए। आप हमारे साथ तमाम व्यवस्थाओं को लेकर आपसे बातचीत हुई, लेकिन दीप्ति, बहुत जल्दी से अगर हम आपसे समझने की कोशिश करें इस मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के समीकरणों को लेकर, क्योंकि उपचुनाव की स्थिति क्यों बनी ये सब जानते हैं और ऐसे में दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम किसी भी हालत में वापसी कर लेंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अपनी सरकार को और मजबूती प्रदान करेंगे। देखिए अनुराग, कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है कि वो किसी भी हाल में वापसी करेगी, वो थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है। कठिन इसलिए दिखाई दे रहा है कि जितनी भी 28 सीटें गई वो सबकी सब कांग्रेस की सीटें थी और कांग्रेस की सीटें ही सबसे ज़्यादा कम हुई थी। कांग्रेस जो कभी 114 पे हुआ करती थी वो इन सारे इस्तीफों के बाद 89 पर आ गई और उसके बाद आखिरी में जो है अभी बड़ा जो दमोह के विधायक का इस्तीफा भी कांग्रेस का हुआ। तो कांग्रेस जैसे जैसे नंबर गेन करने की बात कर रही है, सरकार में आने की बात कर रही है। अभी ये भी कहा जा रहा है, जो अंदर खाने की खबरें हैं, कि कांग्रेस के और 2-3 विधायक टूटेंगे, 2-3 और विधायक जो है इस्तीफा देंगे। तो कांग्रेस के विधायकों के जितने इस्तीफे हो रहे हैं वो बहुमत से उतनी दूर होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुमत के आंकड़े को छुपाना उतना ही मैजिक है जितना कि पहले था, बल्कि अब तो और कठिन हो गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पे आएगी, क्योंकि पिछले 15 सालों में कांग्रेस या तो 56 पे थी या 67 पे थी या 37, इस तरह के नंबरों से कांग्रेस आई थी। तो निश्चित ही कांग्रेस का क्या इस बार के चुनाव को ये कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत नेता की छवि का खास तौर पर ये चुनाव है, उनकी साख का ये चुनाव है, चाहे वो इस तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए, इस तरफ कमलनाथ को ले लीजिए? बिल्कुल, आप चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए, चाहे कमलनाथ को ले लीजिए, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो 2018 के चुनाव जिस तरीके से बीजेपी ने हारे थे वो काफ़ी बड़ी हार थी बीजेपी के लिए। बीजेपी के पास 109 सीटें जरूर आई थी, लेकिन 165 से बीजेपी 109 सीटों पर आ गई थी। और दूसरा, बीजेपी का जो भीतरघात था, बीजेपी के जो इनर कॉन्फ्लिक्ट थे, वो बड़े खुलकर सामने आ चुके थे और कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा हुआ था कि जो स्टेट लीडरशिप है वो शायद सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाई, इसलिए बीजेपी इस तरह से हारी। हालांकि कांग्रेस में देखें तो कांग्रेस 114 नंबरों पर आई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ही चेहरा था जिसको लेकर कांग्रेस की गुटबाजी कहीं ना कहीं थमी हुई दिखाई दी थी। उनका मैनेजमेंट का जो तौर तरीका था, जो राजनीतिक मैनेजमेंट जिसके लिए वो लंबे समय से जाने जाते थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की अंदरूनी कलह और जो एंटी इनकम्बेंसी थी उस समय सरकार की, उसको उन्होंने बखूबी कैश कराया था, लेकिन उसके बाद भी बहुमत को वो नहीं छू पाए थे। और इन दोनों नेताओं के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो टर्निंग पॉइंट दिया वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। तो उनके लिए तो अग्नि परीक्षा के तौर पर है ये चुनाव कि अपने कितने समर्थकों को जिता पाते हैं और किस तरह से उनको बीजेपी के अंदर ढाल पाते हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत अलग किस्म की पार्टी है। वो अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, वो अपने जो है उनकी अलग कार्यशैली के लिए जानी जाती है। तो सबसे बड़ी परीक्षा निश्चित ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए होगी कि तो कितनी सीटें अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में ज्यादातर सीटों पर चुनाव हो रहा है अगर विनोद, तो किस तरीके से ये पूरे चुनाव की कैंपेनिंग को देखा जाएगा और खास तौर पर वहां पर जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, क्योंकि 12 मंत्रियों की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर दांव पर होगी, तो ये हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव किस तरीके से लड़ा गया और अगर एक आध भी मंत्री चुनाव हारता है या फिर किसी भी तरीके की अनहोनी उनके साथ होती है, फिर वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए नेगेटिव पॉइंट साबित होगा? बात करते हैं तो ये बात सही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस ग्वालियर चंबल अंचल के एक बड़े नेता माने जाते हैं। कांग्रेस में पिछली बार 2018 में जब यहाँ से 34 में से 27 सीटें जीती थी तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी भूमिका रही और बड़ी भूमिका रही जी। उसके बाद जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, विधायक उनके साथ गए, बीजेपी में वो शामिल हो गए, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये भरोसा माना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद अपने बलबूते पे कुछ विधायकों को जरूर जिता लेंगे। और जिस प्रकार का उन्होंने पूरा चुनाव प्रचार किया है, पहले तो बीजेपी नेताओं के साथ करते रहे, उसके बाद फिर पिछले कुछ दिनों से लगभग 8 दिन से वो सिंगल हैंडेड और केवल अपने दम पर ही चुनाव जिताने की बात जनता के बीच में कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये चुनाव बीजेपी, कांग्रेस और किसी और का नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार के मुखिया का चुनाव है। आपको सिंधिया परिवार को देखना है। तो उससे जाहिर हो रही है ये बात, कहीं ना कहीं सिंधिया ये सोच रहे हैं कि जो उनका इस ग्वालियर चंबल अंचल में प्रभाव है वो शायद उन्हीं की वजह से है। अब
शिवराज सिंह चौहान हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, कहीं ना कहीं इनको जरूर ये लग रहा होगा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बलबूते पर ही चुनाव प्रचार और वोट मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पर भी सवाल खड़ा होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि भाई हमारा एक संगठन है और हम संगठन के रूप में अलग अलग लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं। अब देखिए जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जो हाई प्रोफाइल सीटों में ग्वालियर है, डबरा है, ग्वालियर पूर्व है, मेहगांव है, दिमनी है, जहां से मंत्री अलग अलग मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और इन मंत्रियों के सामने इस समय बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो गया है। पहले तो ये खुद जीते और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मजबूत करें, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने में मिल रहा है कि जो जनता के जो बयान आ रहे हैं जनता के बीच में जब हम बात कर रहे हैं तो एक बात कांग्रेस समझाने में सफल हो गई है, वो 100% सफल हो गई है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है, इस चुनाव के होने के पीछे वजह क्या है। और यही सबसे बड़ा सवाल बीजेपी को परेशान कर रहा है, क्योंकि बार बार शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर ये आरोप लगाते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ी है। तो जनता ये पूछती है, जनता भी ये सवाल करती है कि अगर यही सब आरोप हैं तो जनता इसका फैसला करती। इसका फैसला आपने खुद ही कर दिया। कम से कम 2, 3, 4, 5 साल सरकार चलती, जिस जनता ने सरकार को चुना उस जनता को मौका देना चाहिए था। लोकतंत्र में जनता फैसला करती है। यही एक नाराजगी है जो बीजेपी को परेशान कर रही है। और जिन सीटों पर कांग्रेस जीत के आई थी, अब उन सीटों पर वही उम्मीदवार मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है, लेकिन आदित्य, अगर मैं सांवेर विधानसभा सीट की बात करूं तो उस सांवेर विधानसभा सीट पर बहुत दिलचस्प मुकाबला है। किसी वक्त पे साथ रहने वाले सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू, फिर उसके बाद जब वो खिलाफ गए तो कांग्रेस पार्टी से तुलसी सिलावट थे, प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी की ओर से थे। आज ठीक उल्टे समीकरण है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के लिए बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी कि वो काम किसके लिए कर रहे हैं। दरअसल क्या वो एक पर्टिकुलर नेता के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और क्या ऐसे में इस कंफ्यूजन का कोई असर चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से ये एक असमंजस की स्थिति तो है अनुराग, क्योंकि जहां पर तुलसीराम सिलावट कांग्रेस से थे और लोगों ने कांग्रेस पर एतबार जताते हुए उन्हें मौका दिया था। ये बात अलग है, 2500 वोटों से वो जीते थे और बीजेपी की एक अच्छी मजबूत सीट को उन्होंने अपने कब्जे में लिया था और महज 15 महीने बाद वो बीजेपी में ही शामिल हो गए। और वही कांग्रेस के जो प्रेमचंद गुड्डू थे वो भारतीय जनता पार्टी से भाजपा में शामिल हो गए। तो ये एक असमंजस की स्थिति तो जनता के सामने निश्चित ही है, क्योंकि दोनों ने ही अपना अपने स्तर पे अपनी अपनी दलीलों के साथ दल को बदला है। अब दोनों के अपने अपने कारण हैं। अब जनता यहाँ पर ये देखना चाहती है कि आखिर एतबार किस पर करें। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र के अंदर अगर किसी एक पार्टी को मौका दिया है जनता ने सोच के बहुमत के साथ में, तो उसको कैसे दल बदल कर उसके मत के साथ धोखा किया जा सकता है। और आखिर सिर्फ राजनीतिक मूल्यों पर ये धोखा किया गया, अपनी सत्ता को पाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए ये धोखा किया, अपने मंत्री पद को पाने के लिए धोखा किया गया। तो ये तमाम पहलू हैं जो जनता के अंदर भी एक जो है असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। दूसरा, अगर अनुराग अगर आप नजर डालें कांग्रेस के ऊपर, तो कांग्रेस पिछले 15 महीनों से लगातार बूथ लेवल पर काम कर रही है। यानी कहा जा सकता है कि कमलनाथ का जो छिंदवाड़ा मॉडल है जो बूथ लेवल पे काम करता है, उसी तरह की एक मिसाल आपने देखी होगी झाबुआ उपचुनाव के अंदर, जब कांतिलाल भूरिया और वहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके अंदर काफी कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन वहां पर बूथ लेवल जो छिंदवाड़ा मॉडल के तहत कांग्रेस लड़ी थी वो काफी कारगर साबित हुआ। ऐसे ही कुछ मॉडल की बात कर रहे हैं तो वो कमोबेश मध्य प्रदेश की जो 28 विधानसभा सीटें हैं उस पर उपचुनाव के अंदर, खासकर सांवेर की बात करें, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, तो कांग्रेस अंडर करंट वाली स्थिति जो होती है, जिसे कह सकते हैं कि अंदरूनी तौर पर जो काम कर रही है वो बूथ लेवल पर करने की कोशिश कर रही है। ये बात और है कि कांग्रेस कितना करने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है तो आने वाला वक्त बताएगा। ये बात भी सही है जैसा कि दीप्ति ने कहा कि सत्ता से बहुत नजदीक है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई नेतृत्व की है और कांग्रेस के पास सिर्फ कमलनाथ की कांग्रेस है। यानी कांग्रेस के, अगर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस अगर अपनी सीटों को बचाती है या ज्यादा से ज्यादा सीटें लाती है तो वो कांग्रेस की हर हाल में जीत है। वहीं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी तो वैसे ही सत्ता से बहुत नजदीक है और अब लड़ाई ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके लोगों के अस्तित्व की है। अगर जो तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, 12 सीटों पर जहां पर मंत्री इस बार दावेदारी ठोक रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए असल में साख का सवाल है, क्योंकि आपने मंत्री तो पहले ही बना दिया, लेकिन जनता को भी ये सोचना है कि पहले इन पर भरोसा जताया गया, वापस भरोसा करना है या नहीं करना है। और फिर ये 12 मंत्री जो हैं ये सिंधिया कोटे के हैं, तो और ज्यादा जो दाव पर साख होगी वो सिंधिया की होगी।
देखिए निश्चित रूप से ये की सबसे बड़ा चेहरा है जिनके लिए जो समस्या उत्पन्न होगी यहाँ पर परीक्षा के तौर पर है। और सबसे बड़ी बात की जो बात जी दीप्ति मैं आपसे सवाल कर रहा था। आदित्य मैं आ रहा हूँ आपके पास और ज़मीनी तौर पर चीज़ों को जानने के लिए मैं आपके पास आता हूँ। दीप्ति, देखिए अभी जो मोटे तौर पर यह हिसाब बताया जा रहा है या जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से बीजेपी 18 सीटें जीत सकती है। ये बीजेपी का दावा है कि उसकी जो जीत का फिगर है वो 18 तक जाएगा। तो ये 18 और 10 पर है या फिर ये 16 और 12 पे भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साख का सवाल बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा है और बीजेपी से बड़ा साख का सवाल जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए है, क्योंकि जितना भी जो सरकार जो गिरी है कांग्रेस की उसमें सबसे मेजर रोल ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का है। तो वो कमबैक कैसे करेंगे? अगर उन्होंने पुरानी सरकार पे आरोप लगाया था कि वो हमको जो है कोई विकास के काम नहीं करने देती थी, हमारी बातें नहीं सुनी जाती थी, तमाम तरीके के आरोप थे, तो क्या वो अब ये साबित कर पाए हैं कि इन 6-8 महीनों में उनकी बातें सुनी जा रही है? कुल मिला के जो पूरे चुनाव है इस वक्त तो ये मान सकते हैं कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार और जो 7-8 महीने में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामकाज हैं या फिर ये कहा जाए कि बीजेपी की सरकार के कामकाज है, उनको लेकर भी बहुत मेजर फैक्टर होगा। दूसरा मेजर फैक्टर कहीं ना कहीं ये 2018 में भी था, पर उस समय इतना नहीं था अनुराग। इस समय बहुत ज़्यादा है कि आखिर फाइट किन के बीच में है। दो चेहरे हैं और दोनों ही अपने तासीर में एकदम अलग हैं दोनों नेता। अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री की और अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, दोनों का वे ऑफ वर्किंग, दोनों की राजनीति, दोनों के जो तरीके हैं वो बहुत अलग हैं। ज़्यादातर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कारपोरेट कल्चर में मजे हुए माने जाते हैं और वहीं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं कि वो किसान की भी बात करते हैं, खेतों की भी बात कर लेते हैं, पराली की भी कर लेते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं वो सीधे कारपोरेट की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश को किस तरह से और हाईटेक किया जाएगा। तो दो चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों के बाद भी सबसे बड़ी बात वही है कि सारी साख जो दांव पर लगी है वो जो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनकी लगी हुई है। और जो हम लोग बात कर रहे थे जो दल बदलने की, तो इसका सबसे ज्यादा असर जो होगा ये मुरैना की सीटों पर देखा जाएगा और ग्वालियर की सीटों पर, क्योंकि मुरैना में जिस तरीके के दल बदल हुए हैं, कोई बीजेपी में गया, कोई कांग्रेस में गया, तो उसमें से कोई नाराज होकर जो टिकट की दावेदारी कर रहा था उसने बीजेपी का साथ ले लिया, वो वहाँ का बड़ा राजनीतिक रसूख वाला परिवार है। तो जो छोटे छोटे कास्ट इक्वेशंस हैं वो बहुत इफेक्ट कर रहे हैं कि जो ठाकुरों के वोट हैं उसमें भी तोमर ठाकुरों के वोट कहाँ जा रहे हैं, गुर्जरों में कितनी सारे और इक्वेशंस हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेजर और अलग किस्म के रिजल्ट आएंगे वो सबसे ज़्यादा मुरैना जिले के आएंगे। मुरैना जिले में हो सकता है कि बीएसपी भी अपना कोई खाता खोल पाए, क्योंकि बीएसपी जो है कई बार ऐसी स्थितियों में रही है कि वो सेकंड पोजीशन पे रही है ग्वालियर चंबल में। अगर वो जीत नहीं पाई तो भी सेकंड पोजीशन पे उनके कैंडिडेट रहे हैं। तो इस तरह के इक्वेशन जो दल बदल के हैं ये सबसे ज्यादा असर इनका मुरैना और ग्वालियर में देखने को मिलेगा। विनोद, आपसे इन बातों को मैं आगे जरूर बढ़ाऊंगा, लेकिन एक बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे लेता हूँ आदित्य, क्योंकि मालवा के सीटों पर अब तक जो जीत होती रही है वो सहरा बांधा गया जीत का कैलाश विजयवर्गीय के माथे पर। इस बार अगर सांवेर में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो क्या मालवा के अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री मानी जाएगी? क्या इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम किया जाएगा? क्या राजनीति में परिवर्तन देखने को मिलेगा वहां पर अब? देखिए, राजनीति में परिवर्तन तो ये कहा जा सकता है कि चाहे जो भी सूरत हाल हो, खींचतान भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग गुट काम करेंगे, जिसमें एक सुमित्रा महाजन गुट है जिसकी पूर्व में राजेश सोनकर के तौर पर सांवेर की सीट थी जो कि खास माने जाते हैं। दूसरा भाई यानी कि कैलाश विजयवर्गीय, उनकी दखल बहुत ज़्यादा है। इस बार जो उनके खास सिपह सालार रमेश मेंदोला है उन्हें सांवेर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। अगर जीत होती है तो उनकी भी मजबूत दखल होगी। तीसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनका गुट है। तो कुल मिलाकर हार हो या जीत हो, बीजेपी में जो लड़ाई नेतृत्व की होगी वो काफी रहेगी और काफी कश्मकश भरा रहेगा आने वाले 2023 विधानसभा का चुनाव भी। वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ एक वोट है जिसमें कहा जा सकता है कमलनाथ दिग्विजय सिंह, उसकी कांग्रेस यानी कि कमलनाथ की कांग्रेस। तो यहाँ नेतृत्व को लेकर लड़ाई नहीं रही है। दूसरा, अगर इसके अलावा नेपा नगर की बात करें, बदनावर सीट की बात करें, तो इस बार अनुराग कांग्रेस में एक बहुत अच्छी चीज ये देखने को मिली, किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी में विरोध भी देखने को मिला और रूठों को मनाने का
सिलसिला भी चलता रहा। तो अब डर ये भी है कि जो रूठे हैं, जिनकी पहले से पारंपरिक विधानसभा सीट रही है, जिन्होंने पहले से काम किया है, क्या वो यहाँ पर किसी तरह का जो सैबोटेज होता है या किसी तरह का कोई बड़ा जैसे नुकसान जिसे कह सकते हैं वो तो नहीं करते भीतर खानों से। तो ये तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि सिंधिया के लिए भी चुनौती है। हाल ही में विनोद कितनी काम करेंगी, क्योंकि हमने ये देखा कि कुछ सीटों पर जाहिर तौर पर बीजेपी के नेता खुलकर सामने तो नहीं आए, लेकिन कुछ सीटों पर बीजेपी के नेताओं ने दल भी बदला और वहां पर उन्हें दूसरी पार्टी की ओर से टिकट भी दिया गया, यानी कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा भी जताया। तो क्या स्थानीय स्तर पर, जमीन के अगर स्तर पर समझने की कोशिश करें, वो नाराजगी जो अंदर खाने नेताओं के अंदर होगी वो नुकसान कर सकती है क्या बीजेपी को इस क्षेत्र में? देखिए अनुराग, हम पिछले लगभग 3 महीने से देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने के काम में जुटे हुए हैं। आप देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर चंबल अंचल का शायद ही कोई ऐसा बीजेपी का बड़ा नेता रहा हो जिसके घर पर जाकर उसको मनाया ना हो। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तक भी गए थे और दूसरे बड़े नेता भी गए थे। उसके बाद ये देखने में मिला कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराज़गी दूर नहीं हो पा रही थी, तो पार्टी ने एक सबसे बड़ा काम ये कर दिया कि जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी कि अपने अपने इलाके की सीटें जिताइए। अब देखिए, नरोत्तम मिश्रा के हवाले उन्होंने जिम्मेदारी दे दी कि आप इमरती को जिताइए और भांडेर की सीट जीतिए। नरेंद्र सिंह तोमर के हवाले मुरैना की सीट दे दी गई कि आप वहाँ से सांसद हैं, ये सीटें जीत के आना चाहिए। बाकी सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी देख रहे हैं, वीडी शर्मा भी देख रहे हैं। तो अब इन नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है और इसीलिए ये दिन रात लगातार कैंडिडेट्स को जिताने की भूमिका में है। लेकिन जो इनके समर्थक थे वो उतनी बड़ी संख्या में अंदरूनी काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे इनका नेता दिखाई दे रहा है। डबरा की चाहे हम बात करें या मुरैना की हम बात करें, जब सभा होती है तो मैंने घूमकर देखा है, कई लोगों से बातचीत की है कवरेज के दौरान। सभा के दौरान तो लोग खूब नारेबाजी करेंगे, खूब नारे लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद। लेकिन जब आप कैमरा ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए, तो जो चर्चा होती है उसमें ये निकल के आता है कि ये लोग शायद पूरे मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर में आकर सेंध लगाकर टिकट पाया है और जो सालों से मेहनत कर रहे थे लोग, उनका नंबर कट गया है। उसका नकारात्मक परिणाम बीजेपी को इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही मैं अगर दीप्ति आपसे समझने की और कोशिश करूं, इसे इलैबोरेट करने की कोशिश की जाए कि वो वोटर क्या सोच रहा होगा जिसने पहले वोट करते हुए पहले प्रत्याशी का चेहरा भी देखा, पार्टी भी देखी, अब चेहरा वही है, पार्टी दूसरी हो गई है, तो वोटर के मन में क्या चल रहा होगा कल वोट देने से पहले? देखिए, कई जगह तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट आएंगे और कई जगह शायद नहीं भी आएंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारी राजनीतिक विरासतें बदली हुई हैं। जैसे हम हाटपिपलिया की बात करें तो हाटपिपलिया में आमतौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैलाश जोशी, उनके बेटे दीपक जोशी जो पूर्व मंत्री रहे, उनका टिकट हुआ करता था और बड़े परंपरागत तरीके से वो टिकट रिपीट हुआ करता था। तो हो सकता है कि वहाँ की जनता ये माने कि उनको कुछ नए चेहरे मिल गए, कुछ नई चीज़ें दिख गई। सपोज हम ये मानते हैं कि हम आज कुछ नया टेस्ट करें तो उसमें हमारे मेन्यू कार्ड में क्या क्या है, तो हो सकता है कि जनता को अपने मेन्यू कार्ड में कुछ नई चीज़ मिल गई हो तो वो उसे टेस्ट करना पसंद करे, उसकी चॉइस वो हो। और हो सकता है कि कई जगह जो राजनीतिक विरासत बदली है इसको लेकर भीतरघात की स्थितियां भी हों, जैसा कि अभी हमारे साथी विनोद बता रहे थे कि जनता उनके साथ में कितने अनमने ढंग से बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं या पूरे मन से कर रहे हैं, तो वो स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। तो अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनता क्या तय करेगी अनुराग, जो कि मैंने सबसे पहले कहा था कि मध्य प्रदेश की तासीर में इस तरह की राजनीति नहीं है और अब इस तरह की राजनीति की शुरुआत हुई है, तो नतीजे बताएंगे कि जनता ने इस राजनीति को पसंद किया या नहीं किया। और वैसे भी मैं जो आपको बता रही हूँ कि जो ग्वालियर चंबल इलाका है वहाँ तो बहुत छोटी छोटी वजहों से काफ़ी कुछ असर पड़ेगा, जैसे दल बदलने सबसे बड़ी वजह है जिससे असर पड़ेगा, जातिगत समीकरण है जिसकी वजह से असर पड़ेगा। और ये जो पूरा चुनाव है अनुराग, ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट वर्सेस जनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे शुरुआत कर दी कि गद्दार है, बिकाऊ है, इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी लगातार उसकी सफाई देती रही। और बीजेपी एक चीज़ जो पब्लिक के बीच में ला पाई कि किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, जबकि कहा गया था होगा।
तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं कि जनता के बीच में सब दिखाई दे रहा है, लेकिन तब भी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इक्वेशंस कहाँ पर क्या असर डाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये जो पूरा उपचुनाव है बिना किसी लहर का उपचुनाव है, और उपचुनाव में कोई लहर भी नहीं होती है, तो सीधे तौर पे जनता वर्सेस कैंडिडेट का है, तो जनता ही तय करेगी कि उसको प्रदेश की बदली राजनीति कितनी रास आ रही है। लेकिन पूरे प्रदेश में सत्ता वापस करना, विनोद वापस हासिल करना कांग्रेस पार्टी के लिए ये ज्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट होगा, या कांग्रेस पार्टी ये सोच रही होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कैसे सेंधमारी की जाए, कैसे उनके कैंडिडेट्स को खासतौर पर फोकस होकर हराया जाए? देखिए अनुराग, इस पूरे चुनाव प्रचार में जब से कांग्रेस की सरकार गई है तब से एक तस्वीर हमें जरूर दिखाई दी है। इस अंचल में ज़्यादातर जो कांग्रेस के नेता थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे और उनसे जुड़े हुए थे। और जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए तो बहुत बड़ा धड़ा, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी ही नहीं, वो कांग्रेस में ही रहे। केवल जो मंत्री या विधायक थे जिनके साथ लोग बहुत नज़दीकी संबंधों पर जुड़े हुए थे, जिनके नज़दीकी रिश्ते थे, वही लोग उनके साथ को जाकर बीजेपी में शामिल हुए। तो इसका कांग्रेस ने जो नारा दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से कांग्रेस अब स्वतंत्र हो गई है, आज़ाद हो गई है, उसकी तस्वीरें भी देखने को मिली। कांग्रेस के जितने भी प्रदर्शन हुए उसमें हम देखते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते समय दिग्विजय सिंह का खेमा उसमें शामिल नहीं होता था, कमलनाथ के समर्थक बहुत कम आते थे और दूसरे कार्यकर्ता घर बैठे रहते थे। लेकिन उनके जाने के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर सड़कों पर आया। और इस चुनाव प्रचार में भी हमने देखा कमलनाथ की जितनी भी आम सभाएं थी या रोड शो थे उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। और जो नारा लगातार कांग्रेस पार्टी दे रही थी, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, जो ये कह रहे थे कि अब इस अंचल में कांग्रेस स्वतंत्र हो गई है, तो वाकई में स्वतंत्र होने की तस्वीरें भी हमने देखी और हमारे दर्शकों ने भी देखी। क्योंकि इससे पहले शायद किसी रोड शो में इतनी बड़ी संख्या में देखी गई हो भीड़ केवल राहुल गांधी के समय जरूर देखी गई थी। तमाम पिछली बार विधानसभा का फलसफा क्या रहेगा, ये जाहिर तौर पर 10 तारीख को जो चुनाव के रिजल्ट सामने आएंगे वो अपने आप में बहुत कुछ कह देंगे और शायद मध्य प्रदेश की राजनीति में और बड़े बदलाव उसके बाद देखे जाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीप्ति, आदित्य और विनोद, तमाम जानकारी देने के लिए। आदित्य नामदेव आपका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मरवाई उपचुनाव को लेकर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें न्यूज़ स्ट्रीट पर लगातार जारी हैं।